नमस्कार दोस्तों। प्रॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डाउट सभी को रहता है। अ, सर, ये भाष्य क्या है, टीका क्या है? जब आप इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो ये शब्द आपके सामने आते हैं कि किसी रचनाकार ने, किसी हिस्टोरियन ने, किसी फिलोसफर ने एक भाष्य लिख दिया, किसी फिलोसफर ने एक टीका लिख दी किसी पुस्तक की, किसी ग्रंथ की। तो कंफ्यूजन बेसिकली ये रहता है कि टीका और भाष्य जो हैं, आखिर इनका अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? या क्या दोनों सेम हैं, सिमिलर हैं, केवल वर्तनी का फर्क है? या फिर कई बार होता है कि दोनों एकदम अलग हैं लेकिन गलत तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है। तो मैं छोटा सा एक कंक्लूजन आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर टीका क्या है, भाष्य क्या है, और कैसे ग्रंथ ये कहलाते हैं। तो देखिए, आपके जितना भी आपका फिलोसफिकल लिटरेचर है, फिलोसफिकल लिटरेचर का जो बेस माना गया है, जो आधार माना गया है, वो वेदों को माना गया है। ठीक है, वेदों को माना गया है। अब वेदों के अंदर भी क्या है कि हम कहते हैं कि वेद जो है श्रुति वाक्य के ऊपर आधारित है। अब इस श्रुति जो वाक्य है उसकी भी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी एक व्याख्या रखता है। कोई कहता है कि श्रुति वाक्य का अर्थ है कि इन्हें सुना जाता है, वेदों को सुना जाता है, मतलब इन्हें सुनने के बाद ज्ञान होता है, इसलिए श्रुति वाक्य है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ या इसको अलग तरीके से पढ़ता हूँ। श्रुति वाक्य का अर्थ है कि जो वेद है वो सुन सुन कर लिखे गए हैं, इसलिए वो श्रुति वाक्य के ऊपर आधारित है। वेद जो है आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझसे कुछ चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपको अपनी लाइफ का एक अनुभव बताया या आपने अपनी लाइफ का अनुभव मुझे बताया, और हमने साइड में किसी एक पर्सनैलिटी को बिठा दिया जो कि एक किताब के अंदर, एक पुस्तक के अंदर या एक डायरी के अंदर नोट कर रहा है कुछ ना कुछ। तो ये जो उसने नोट किया, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। उसने हमारी चर्चा, हमारी डिस्कशन को देखा, हमारी डिस्कशन को सुना, और उसका एक कंक्लूजन उस पुस्तक में, उस किताब में, अपनी नोटबुक के अंदर रख दिया। तो इसे श्रुति वाक्य कहा जाता है। तो वेदों के लिए कहा जाता है कि जो वेदों की रचना है, वो जो ईश्वर के शब्द या ईश्वर तुल्य व्यक्तियों के जो शब्द हैं, उन्हें सुन सुन कर इनका निर्माण किया गया, इन वेदों का निर्माण किया गया। अब वेद जो हैं बड़े ही जटिल हैं, बड़े ही टिपिकल माने जाते हैं। ठीक है, उनके एक एक शब्द के अंदर, एक एक वाक्य के अंदर अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। आप उसका जितना डिस्क्रिप्शन कर सके, जितना आप उसको डिस्क्राइब कर सके, उसका कोई अंत नहीं है। अगर मैं एक सिंपल एक लाइन अगर मैं वेदांत की कहूँ आपसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं तो वेदांत पर पहुंच गया, वेद नहीं, वेदांत की एक लाइन ले रहा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का भी आप जितने चाहें उतने अर्थ निकाल सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं। इट मीन्स वेद जो है, वेदों का जो लिटरेचर है या फिर जो वेदांत है उनका जो लिटरेचर है, ये अपने आप में बहुत जटिल है, बहुत टिपिकल है। तो हमने क्या किया, मान लीजिए आपको मैंने एक वेद दिया और मैंने कहा सर आप इसे पढ़ लीजिए, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, आप उसे पढ़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, आप भी एक फिलोसफर हैं, आप भी एक हिस्टोरियन हैं, या आप भी लिटरेचर के शौकीन हैं, तो आप कहेंगे सर इसको मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टफ है, इसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये जो कन्वर्ट आप कर रहे हैं या फिर जो कमेंट्रीज आप कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, या लेखक क्या कहना चाहता है, या वेदों में क्या कहा गया था, या उन पुस्तकों में क्या कहा गया था जिनके ऊपर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, जिनकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, तो यहां से फिर नए शब्दों की उत्पत्ति हुई कि आपके जो भी बड़े ग्रंथ हैं, जटिल ग्रंथ हैं, जरूरी नहीं है वेद हो, जरूरी नहीं है वेदांत हो, मैंने जस्ट आपको एक रेफरेंस दिया है। कोई भी ग्रंथ हो, एक्स वाई जेड, कोई भी ग्रंथ हो, आप उस ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं, आप उस ग्रंथ के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। तो जब आप ये पहला प्रयास करते हैं, मतलब कि अभी वो एकदम फ्रेश बुक है, उसको हमने देखा है, उसको हमने पढ़ा है, उसके उसका डिस्क्रिप्शन अभी किसी ने नहीं किया, उसकी व्याख्या अभी किसी ने नहीं करी, तो जो फर्स्ट प्रयास मैं करूंगा, पहली कोशिश जो मैं करूंगा, वो कहलाएगी भाष्य। भाष्य मतलब ये जो पुस्तक है इसकी मैंने व्याख्या करी है, ये क्या है, यहाँ राइटर क्या कहना चाहता है।
फॉर एग्जाम्पल आप वेदों को छोड़ दीजिए, उपनिषद को छोड़ दीजिए, अपन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मान लीजिए आपको चेतन भगत की या किसी राइटर की एक बुक आपके हाथ लगती है, ठीक है, एक लव स्टोरी है या रोमांटिक बुक है, वॉट एवर, जो भी एक बुक है। मैं एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से हम पॉइंट पे आएंगे। एक सिंपल आपको बुक मैंने दे दी, एक रोमांटिक बुक है, लव स्टोरी है, वो मैंने आपको दे दी। अब आपको लगता है कि यार इसमें ये जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, वो खुलकर बात बाहर नहीं आ रही, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी किताब को मैं लेकर इसका डिस्क्रिप्शन करता हूं, इसको डिस्क्राइब करता हूं, इसकी व्याख्या करता हूं। तो आपने उस पुस्तक की व्याख्या करना शुरू किया, और जो आपने पुस्तक लिखी वो कहलाएगी भाष्य। ये आपने पहला प्रयास किया, ये आपका फर्स्ट एफर्ट था, पहली कोशिश थी आपकी। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जितने भी आपके सूत्र ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, मतलब वहां पर मैंने एक सूत्र आपको बता दिया कि कर्म ही जीवन है, बात खत्म, ये एक सूत्र मैंने आपको दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब जब आप बताएंगे, जब आप उसकी व्याख्या करेंगे, तो वो कहलाएगा भाष्य। अब आपने व्याख्या कर दी, आपने भाष्य लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी भी कुछ ना कुछ कमी है इसके अंदर, इसकी और व्याख्या करनी चाहिए। तो जब मैं आपकी भाष्य का फिर से व्याख्या करूंगा, तो वो टीका कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? टीका। क्रोनोलॉजी के हिसाब से या सीक्वेंस के हिसाब से ये माना जाता है कि जो टीका ग्रंथ हैं वो सबसे आसान भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, और जो सबसे प्राथमिक ग्रंथ थे उनका सबसे इजीएस्ट मेथड में कहूं, या सबसे इजीएस्ट लिटरेचर जो है वो टीका ग्रंथ है। भाष्य ग्रंथ माध्यमिक ग्रंथ है, मीडियम बीच वाले ग्रंथ हैं, वो बीच में है, ना ही तो वो कठिन है ना ही वो आसान है, बीच में ग्रंथ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर ग्रंथ का भाष्य हो जरूरी नहीं है, हर भाष्य की टीका हो जरूरी नहीं है। हमें जब लगता है कि ये एक ऐसा पुस्तक है, एक ऐसा लिटरेचर है जिसको लोगों तक जाना चाहिए, तो उसको सरल भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिए मैंने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा, या आपने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा, और मुझे लगता है यार इस ग्रंथ को लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी भाषा बहुत जटिल है, बहुत टिपिकल लैंग्वेज का यहाँ यूज किया गया है। गलत नहीं है टिपिकल लैंग्वेज का यूज करना, वो तो उस वक्त जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सनैलिटी ने लिखा, उनके ज्ञान का स्तर ऐसा था कि उन्हें इतना कठिन बना दिया। लेकिन आप और मैं तो आम आदमी हैं, हमें तो समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा आसान बना देंगे, उसकी व्याख्या ऐसी कर देंगे ताकि आप और मैं समझ सकें। तो बेसिकली किसी एक प्रमुख, एक जटिल ग्रंथ को मैं लेता हूं और फिर उसकी व्याख्या करना शुरू कर देता हूं। पहली व्याख्या जो है वो भाष्य कहलाती है, और भाष्य की जब व्याख्या की जाती है तो वो टीका कहलाती है, और ये क्रम इसी तरीके से चलता रहता है। टीका ग्रंथ सबसे सरल ग्रंथ कहलाते हैं। हर भाष्य का टीका नहीं हो सकता, हर ग्रंथ का भाष्य नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी लिटरेचर और फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जितना आपका ग्रंथ महत्वपूर्ण है, उतना ही कहीं ना कहीं भाष्य और टीका भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर एक आलोचना की जाती है कई बार कि भैया भाष्य और टीका जो है उनकी प्रामाणिकता के ऊपर कुछ लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। मान लीजिए मैं ऋग्वेद की एक भाष्य लिख रहा हूँ, ऋग्वेद के ऊपर मैं भाष्य लिख रहा हूँ, तो वहां कहा जाता है कि ऋग्वेद को जो लिखा गया वो अलग ज्ञान का स्तर था, और मैं जब ऋग्वेद की भाष्य लिख रहा हूं तो मेरे ज्ञान का स्तर कैसा है ये मुझे पता नहीं, या लोगों को पता नहीं है, तो मेरा भाष्य प्रमाणिक होगा ये कैसे कहा जा सकता है? मैंने जो व्याख्या करी है वो प्रमाणिक होगी ये कैसे कहा जा सकता है? लेकिन इसका एक निष्कर्ष निकलता है, एक आंसर, एक जवाब दिया जाता है कि ये दर्शन शास्त्र है, यह हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है। जिसने जैसा दुनिया को देखा उसने वैसा ही समझाया। मैंने जैसा ऋग्वेद को देखा मैं मेरे भाष्य में उसी का वर्णन करूंगा, आप जैसा ऋग्वेद को देखते हैं आप उसका वैसा ही वर्णन करेंगे। आपको अगर मेरे भाष्य में कोई आपत्ति है या कोई समस्या है, या आपको लगता है कि मैंने सही व्याख्या नहीं करी है, तो आप मेरे भाष्य पर टीका लिख दीजिए, या फिर आप फिर से ऋग्वेद के ऊपर भाष्य लिख दीजिए। भारतीय दर्शन में, भारतीय इतिहास में इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति चाहे तो गीता के ऊपर, व्यक्ति चाहे तो महाभारत,
वेद, जो पुस्तक आपको लगती है, जो मिलती है, उसके ऊपर आप भाष्य और टीका लिख सकते हैं। आपको खुली छूट है। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत कम धर्म हैं जिन्होंने आपको इतना छूट दिया है कि आप हमारे प्रमुख ग्रंथों के ऊपर भी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये हमारी सुंदरता है भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति की, कि यहाँ पर आपके प्रमुख ग्रंथों की व्याख्या करने की भी आपको इजाजत दी गई है।